प्रदेशन में हाणे ताईं थी चुको आहे। प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी फॉर श्रीलंका एंड यूएस के लाइ ॿिनि यूनिवर्सिटीज़ लाइ मां प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी आहियां हुते। नागपुर पुलिस सां गॾु इन्हनि सां गॾु एज अ साइबर साइकोलॉजिस्ट आहे। त करंटली मां एशिया पैसिफिक में हाणे सिंगल साइबर साइकोलॉजिस्ट आहे। त हितां अचण हितां नागपुर खां तव्हां शुरूआत कंदव हितां वठी करे यूएस जे विच में अकेलो हाणे प्रेजेंटली मां ई आहियां। पोइ यूएस में मैरी एकन करे हिकु साइकोलॉजिस्ट आहे। नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस हिते मां एज एडवाइजरी पैनल ते आहियां। नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस जेको आहे पीएम ऑफिस जे अंडर में बेसिकली कमु थींदो आहे हुते। जेको बॉम्बे में जेके अटैक थियो आहे आतंकवादी हमला जेके थिया आहे उन में प्राइमरी लेवल ते जेको हैकर्स खे फाइंड आउट करण जो कमु हुयो उहो एनएसडी जो कमु हुयो। एनएसडी बेसिकली ॾाढो प्राइम रोल हुन में कयो। उन में मां एडवाइजरी ते आहियां। करंटली भवन स्कूल चङनि स्कूलनि में हिते साइबर साइकोलॉजी जो जेको प्रोग्राम आहे उन प्रोग्राम के मां बेसिकली रन कंदो आहियां अपार्ट फ्रॉम माय प्रैक्टिस सभिनी खे। हिकिड़ो मिनट होल्ड। सभिनी स्कूल में हिते बेसिकली साइबर साइकोलॉजी की शुरुआत कयल आहे। हाणे जेकी कम्युनिटी लेवल ते आहे जीअं तव्हांजी जेको संस्था है ईअं महेश्वरी संस्था हितां खां वठी करे शिलोंग ताईं गैंगटॉक सिक्किम ताईं नागपुर इंडिया में नियर अबाउट ऑल स्टेट ते सभिनी ते मां बेसिकली उन्हनि सां गॾु जुड़ियल आहियां। ॾाढी हाणे हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे कि हिकु ॿिनि ॾींहंनि में महाराष्ट्र स्टेट साइबर सेल में मुंहिंजो हाणे हुते चयन थियो आहे। महाराष्ट्र लेवल ते होम मिनिस्ट्री में स्टेट होम मिनिस्ट्री लाइ मां हाणे एज अ साइबर साइकोलॉजिस्ट अनाउंसमेंट थियण वारी आहे सुभाणे परीहं ताईं। त करंटली हाणे मां हीअं सम्झी हलो कि हिकिड़ो ॾाढो वॾो मुहिम खणी हलियो आहे मां साइबर लाइ। त मुहिम छा आहे कीअं आहे प्रॉब्लम छा आहे अंदर में एतिरी गंभीरता छा आहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त जो जेको प्रोग्राम थियो हुन प्रोग्राम में बि हिन दफ़े साइबर जे बारे में ॻाल्हायो हुन चयो साइबर सिक्योरिटी वॾो थ्रेट आहे। उन्हनि जे बारे में चई कि हाणे न्यू फंड्स अलॉट थींदा साइबर सिक्योरिटी जे बारे में। त हिन बारे में अॼु पाण ॻाल्हाईंदासीं कि प्रॉब्लम काथे थी। त मां बेसिकली साइबर साइकोलॉजिस्ट आहे। ठीकु आहे। साइबर सिक्योरिटी या साइबर साइकोलॉजी ॿ अलॻि अलॻि शयूं आहिनि। त जॾहिं बि पाण साइबर ॻाल्हाईंदा आहियूं त सभिनीनि खे लॻंदो आहे हा मूंखे त एंटीवायरस मां वटि आहे साइबर सिक्योरिटी आहे। त साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम थियण खां पोइ जीअं इंडियन पुलिस जीअं प्रॉब्लम थियण खां पोइ ईंदी आहे उहो साइबर सिक्योरिटी। साइबर साइकोलॉजी प्रिवेंशन वारो फैक्टर कि तव्हांजे घर में जेके ॿार आहिनि हे पबजी छो था खेॾनि पिया, हे ऑनलाइन गेम्स जेके खेॾनि था पिया, ऑनलाइन गैम्बलिंग जेके हले थी पई, चङा अहिड़ा प्रॉब्लम जेके पाण अॼु डिस्कस करणो आहे। हिन जे मथे प्रिवेंटिव लेवल ते मां कमु थो कयां पियो कि हे प्रॉब्लम थिए ई न ताकि साइबर सिक्योरिटी या साइबर सेल जो इंटरवेंशन थिए हुते। त छो पाण कयूं था पिया, रीज़न छा आहे, हिन जे मथे पाण डिस्कस कंदासीं। त हिते शुरूआत ईअं कयूं कि हर शइ जी हिकिड़ी हर प्रॉब्लम जी कोई न कोई कारण हूंदो आहे ऐं उन जा कुझु न कुझु लक्षण हूंदा आहिनि। जीअं शरीर जो गरम थियण बेसिकली हे लक्षण आहे, इन्फेक्शन थियण हे कारण आहे। आई होप सभई हिते सिंधी नी, हिंदी में केरु आहे शोभा दी ॻाल्हाइण लाइ केरु हिंदी में मिक्स कयां मां उनखे? सभई सिंधी नी न? सभई सिंधी में कंफर्टेबल आहिनि न हिते? ॿ टे नॉन सिंधी जुड़िया आहिनि त अच्छा ठीकु आहे पोइ मां मिक्स करे ॻाल्हायां। ठीकु आहे, हा मिक्स करे ॻाल्हायो। ठीक है। सो बेसिकली देयर इज ऑलवेज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हर चीज का कुछ ना कुछ एक कारण होता है और हर एक चीज का उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। तो हमारी सोसाइटी की हैबिट क्या है कि हम सब लोगों को बेसिकली लक्षणों के ऊपर में ज्यादा ध्यान है। किसी ने बोला सर दुख रहा है तो बोले काम कर ले, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर ले, वॉक कर ले, एक्सरसाइज कर ले, गोली खा ले। हम कभी ये नहीं पूछते हैं कि सर दुखता क्यों है। कोई बोलता है गुस्सा आता है तो बोले काम कर, एक्सरसाइज कर ले, रनिंग कर ले, जॉगिंग कर ले। हम ये नहीं पूछते कि गुस्सा आता क्यों है। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो मेरा हमेशा मानना ये रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्यों के ऊपर में सोचे, आखिर ये बच्चे ऐसा कर क्यों रहे हैं, आप दिन भर मोबाइल पे क्यों बैठे हैं, मोबाइल से किस प्रकार से साइबर क्राइम हो रही है, उसका कारण क्या है। हम पहले कारण को समझते हैं और फिर हम निवारण को समझेंगे। बगैर कारण को समझे हुए किसी भी चीज का निवारण समझना मतलब आपने जड़ें वहीं छोड़ दी और पत्ते काटे जा रहे हैं। तो जड़ में से फिर से झाड़ आ जाएगा, फिर से कैक्टस निकलेगा। तो पहला स्टेप आज हम लोग कारण समझेंगे। सेकंड स्टेप में क्या क्या हो रहा है सोसाइटी में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कारण पे आते हैं कि आखिर
क्या हो रहा है। तो जैसे ही आप टीवी ऑन कर रहे हैं कई सालों से, तो उसमें आप देख रहे हैं सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, सनसनी, वारदात और खतरनाक खतरनाक आप लोगों को सीरियल दिखाए जाते हैं। माँ ने बच्चे को मार दिया, बहन ने भाई को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया। जिस तरफ में एक तरफ में यहाँ पर सुशांत सिंह से लेके बाकी सारे मर्डर केस दिखा रहे हैं, वहीं दूसरे चैनल्स पे टॉक शोज में डिबेट हो रहे हैं। वहां पे अलग अलग लोगों को बुलाया जा रहा है और खूब सारी चर्चा सत्र चल रही है, डिबेट चल रही है। उनका टीआरपी बढ़ता है, सोल्यूशन कुछ नहीं निकलता, लेकिन खूब सारा टीआरपी बढ़ता रहता है चैनल का। न्यूज़पेपर उठाते हैं तो न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पूरा हादसों से भरा हुआ। पति ने पत्नी को मार दिया, पति ने पत्नी को मारा, माँ ने बच्चे को मार दिया, बच्चे ने माँ बाप को मार दिया, सुसाइड्स, स्कैम, ये सब कुछ फ्रंट पेज पे दिखता है। जहां फ्रंट पेज पे घटनाएं दिख रही है, तो जहां फ्रंट पेज पे दिया है पति ने पत्नी को मारा, तो लास्ट पेज पे मैरिज काउंसलिंग पे सेमिनार। जहां दिया फ्रंट पेज में माँ बाप ने बच्चे को मारा, तो आखिरी पेज पे पेरेंटिंग पे सेमिनार। तो एक तरफ में घटनाएं हो रही है और दूसरी तरफ में घटनाओं से कैसे निकले इसके सेमिनार और वर्कशॉप चल रहे हैं। तो मैं जब भी लोगों से पूछता हूं भाई ये क्यों हो रहा है, कारण क्या है इसके पीछे में, समाज में इतनी समस्या क्यों आ गई है, इतना डिप्रेशन, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ गई, तो लोग क्या करते हैं, एक ही लड़की को बदनाम कर देते हैं, उसी का नाम लिखते रहते हैं और बोलते हैं सर जी जब से एकता कपूर आई ना तब से हमारा घर बर्बाद हो गया। यानी घुमा फिरा के टीवी को जिम्मेदार बना लेते हैं और एकता कपूर के सर के ऊपर सेहरा डाल देते हैं। और जब भी बच्चों का पूछता हूँ कि बच्चों में समस्या क्यों आई, तो बोलते सर ये चिंचैन, डोरेमोन, इन सब लोगों ने हमारा घर खराब कर दिया। तो मैं क्या बोलता हूँ अक्सर, मैं कहता हूँ कि एक काम करते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक स्टोरी में चलते हैं और जहां पर बीज डाले गए थे इन समस्याओं का उसके पास चलते हैं, एंड देन मैं करंट तक के आता हूं, यहां तक के आता हूं कि 2020 में आप किस सिचुएशन में खड़े हैं वहां पर आते हैं। तो ये कहानी की शुरुआत 1947 में करीबन हुई। आजादी के पहले हम सबका फोकस जो था, हम सबका जो ध्यान था, सबका ध्यान था बाहर की तरफ आजादी लेने के लिए। हम सबकी लड़ाई आजादी के ऊपर थी, किसी का ध्यान घर में नहीं था क्योंकि हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त में। जब आजादी मिल गई तो उसके बाद में इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, हम उसमें फोकस थे। आजादी मिलने के बाद पार्टीशन हुआ, स्क्रैच से सब कुछ ऊपर करना था, जीरो से काम शुरू करना था, सबका फोकस बाहर की तरफ था। और 70 के दशक में, 70s में जब सब कुछ शांत हो गया, आजादी मिल गई, 20-30 साल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ गई और सब लोगों ने घर के अंदर झांक के देखा तो क्या देखा, दादा दादी, चाचा चाची और एक एक को 5-5, 6-6 बच्चे, परिवार मतलब 17, 18, 20 का परिवार। लेकिन ना इंटरनेट, ना कोई मीडिया, ना कोई टीवी, ना बाहरी कोई ऐसा इन्फ्लुएंस, ना ऐसा कुछ चीज जो हम कहें कि बाहर के लोगों ने हमारा घर परिवार खराब किया। लेकिन इस परिवार के कपल के दिमाग में एक बात आ गई, इस परिवार के हस्बैंड वाइफ के दिमाग में बात आई कि मैं अपने परिवार में 500 रुपए शेयर करता हूं, मेरा और मेरी वाइफ का खर्चा सिर्फ 200 रुपए। अगर मैं इस परिवार से अलग हो जाऊं तो मेरा और मेरी वाइफ का खर्चा सिर्फ 300 रुपए, यानी हर महीने मुझे 200 रुपए एक्स्ट्रा बचेंगे। अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम, स्पेस, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, आजादी के अलावा मुझे हर महीने 200 रुपए एक्स्ट्रा बचेंगे। उसने ये सोचा ही नहीं कि परिवार से विभाजित होने पे समाज का रूप कैसा बनेगा और आने वाली कितनी पीढ़ियां इसको भुगतेगी। उसने परिवार से अलग होने की बात सोचा और अलग हो गया। 2-5 साल निकल गए, 80 की शुरुआत हुई और 70 के आखिरी में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थे ये सब के सब स्ट्रांग हो गए और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ में करप्शन भी स्ट्रांग हो गया। और करप्शन के साथ साथ इस कपल ने एक नए शब्द को विटनेस किया जिसे कहा गया महंगाई। आलू, प्याज और शक्कर के रेट बढ़ गए थे, जो बुजुर्ग बैठे उनको पता है अच्छे से। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, 2 रुपए आलू प्याज बढ़ गए थे, तो लोगों ने रास्ता रोको आंदोलन कर लिए थे 80 के दशक में। तो ये दौर उस वक्त था जब महंगाई बढ़ गई। तो इस कपल ने, इस दाम्पत्य ने अपने सर खुजाए, कहा ये क्या, मैंने तो सोचा बहुत सारे पैसे बचेंगे, पर ये क्या, मेरे पैसे तो बहुत कम बच रहे हैं। फिर कहा कोई बात नहीं, एक काम करता हूं, ज्यादा काम कर लेता हूं। उसने अधिक काम करना शुरू कर लिया और फिर मिड 80s में, 80 के बीच के दशक में, पड़ोस में एक डब्बा आया शटर वाला, जिसपे लोग चाबी लगाते थे, फ्लावर वाज रखते थे, एक कर्टन क्लॉथ लगाते थे, एक ट्रॉली आती थी घर के अंदर में उसके लिए खास, और एक कोना अलग से अलॉटेड रहता था। और इंडिया का ये पहला लग्जरी आइटम आप सभी लोग याद कर सकते हैं, वो है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ये आया पड़ोस में, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जैसे आया तो सारे लोग वहां पर बुनियाद, हम लोग चित्रहार, रंगोली देखने जाते थे और ये पहला लग्जरी आइटम था। तो इस कपल ने सोचा ये लग्जरी आइटम मेरे घर पे भी चाहिए, मैंने भी इसको लाना चाहिए ताकि कॉलोनी की शानो शौकत में मेरा भी नाम आ जाए। उसने ये टीवी लेके आया
और इस टीवी में बहुत सारे कार्यक्रम आए, हम लोग, बुनियाद और किल बिल, आमची मानती आपकी मानसे, चित्रहार, रंगोली, और एक कार्यक्रम आया गवर्नमेंट की तरफ से, वो था छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। तो इसने कहा ये बात सही बोल रहे हैं, एक तो महंगाई बढ़ गई है, लग्जरी आइटम भी आ गए हैं, और गवर्नमेंट भी बार बार कह रही है कि पॉपुलेशन को कम करो, एक काम करते हैं 4 के परिवार की कल्पना करते हैं, हम दो हमारे दो। तो 70s में 17-18 का परिवार 80s में आके 4 पे आ गया। फिर 2-5 साल निकल गए, 80 के आखिरी में और 90 की शुरुआत में मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक सामान की बाढ़ आ गई। जो लोन लेना बहुत डिफिकल्ट पार्ट था, ये अंग्रेजी कंपनियां आई और उन्होंने कहा एक काम करो, 25% भर के लेके जाओ, बाकी हम निपट लेंगे तुमसे, एक बार लेके तो जाओ हमसे तुम पहले। और लोगों ने वही किया, अपने पैर चादर के बाहर निकालना शुरू कर दिया, और इस कपल ने भी वही किया, अपने पैर चादर के बाहर निकाल लिए, और उसके बाद यहां से आप और हम जुड़ना शुरू हो गए। अब 70s तक इंडियन मेल ये सोचता था कि आई एम द बेसिक प्रोवाइडर एंड माय वाइफ इज द केयरटेकर, मैं कमाऊंगा और वो पकाएगी। अब उसने 80 के आखिरी में बोलना शुरू किया, अब ऐसा नहीं चलेगा एक कमाएंगा और सब खाएंगे, नहीं नहीं, अब दोनों कमाएंगे और दोनों खाएंगे। तो वर्किंग वुमेन का कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो गई, दोनों ने काम करना शुरू कर दिया। जब हस्बैंड वाइफ दोनों ने काम शुरू किया तो वाइफ ने एक दिन हस्बैंड से कहा, एक बात बताओ, तुम भी काम पे जा रहे हो और मैं भी काम पे जा रही हूं, ये 2 बच्चे कौन पालेगा? एक काम करते हैं, सिंगल चाइल्ड पेरेंटिंग की बात सोचते हैं, एक ही बच्चे के बारे में सोचते हैं, और जो कुछ भी करेंगे हम इस पे न्यौछावर कर देंगे, एक ही बच्चे पे करेंगे। तो 90 के दशक में परिवार हो गया हम दो हमारा एक, 3 पे परिवार आ गया। फिर 2-5 साल निकल गए, फिर 5 साल के बाद में फिर एक कपल चाय पीते पीते बात किए, और हस्बैंड ने वाइफ से कहा, एक बात बताओ, ये बच्चे की आवश्यकता है क्या अपने को? क्यों नहीं पहले काम करें, पहले खूब सारा अपन मेहनत कर लेते हैं, 35-40 तक अपने करियर बना लेते हैं, पैसा बना लेते हैं, और फिर हम बच्चे के बारे में सोचते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और अगर बच्चा नेचुरल वे में हो गया तो ठीक है, नहीं तो किसी बच्चे को हम एडॉप्ट कर देंगे और सामाजिक दायित्व दिखाएंगे, सोसाइटी में बताएंगे कि हमने किसी बच्ची की जिंदगी बनाया। इसे कहते हैं डिंक ग्रुप, डबल इनकम नो किड ग्रुप, यानी दोनों की इनकम डबल है लेकिन बच्चा गायब हो गया उसमें से। तो सारे मेट्रो सिटीज में, नागपुर से लेके मुंबई, थाना, सब जगह पे डबल इनकम नो किड ग्रुप की कॉन्सेप्ट आ गया। फिर 2-5 साल निकल गए, और फिर बात हो गई कि कपल बैठे थे आपस में बात करते करते, तो वाइफ ने हस्बैंड से कहा, एक बात बताओ कि ये साथ रहने के लिए शादी करने की आवश्यकता है क्या अपने को? तो 2005 के बाद में हमने देखा कि लिव इन का कॉन्सेप्ट आ गया, कि दोनों ने कहा शादी बाद में करेंगे, पहले मिलते हैं, रह लेते हैं, साथ में समय गुजार लेते हैं, और सब कुछ होने के बाद ये सोचेंगे कि वेदर हमें शादी करना है कि नहीं है। कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई, 2010 में फिर आगे बात बढ़ गई, फिर दोनों ने ये सोचा कि सच में हमें जिंदगी में कोई पार्टनर की आवश्यकता है क्या? बगैर पार्टनर भी तो रह सकते हैं। तो सिंगलहुड का कॉन्सेप्ट आ गया यंग जनरेशन में। सिंगलहुड मतलब आजकल आप समाज में देखते हैं कि यंग लड़के लड़कियां आजकल शादी नहीं करना चाहते, 30-35 साल तक बैठे हुए हैं और ये बोलते हैं हमें अकेले रहना है, ट्रैवलिंग करना है, घूमना है, वॉन्डरिंग करना है, पूरे वर्ल्ड घूमना है, शादी नहीं होना, बॉयफ्रेंड नहीं होना, पति नहीं होना, गर्लफ्रेंड नहीं होना। इसे कहते हैं सिंगलहुड का कॉन्सेप्ट। तो 2010 के करीब करीब हमने देख लिया कि सिंगलहुड का कॉन्सेप्ट आया। 5 साल फिर और निकले, 2015 में एक नया कॉन्सेप्ट और एक मार्केट में आने लग गया 2020 के बीच में, जिसे कहते हैं मी कॉन्सेप्ट। मी कॉन्सेप्ट मतलब सब कुछ में, सब कुछ मुझ पर है, यानी अपने आप को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, समाज से काट लिया और समाज को मोबाइल के अंदर ढूंढने लग गए, मोबाइल में अपनी दुनिया बनाने लग गए, जीरो करके वर्चुअल दुनिया के अंदर में घुस गए। 2020 कोरोना के पहले एक नई समस्या इसके आगे का स्टेज आने लग गया था, जो कोरोना के समय और बढ़ने वाला है, और ये समस्या जापान बहुत साल से भुगत रही है। जापान में एक प्रॉब्लम है, वहां की युवा, उनके साथ एक प्रॉब्लम हुई है, हिकिकोमोरी नाम की एक बीमारी, एक समस्या, मोर देन लैक्स ऑफ जापान, लाखों जापानीज यूथ के साथ होने लग गए। हिकिकोमोरी जो वर्ड है, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने आप को कमरे में जापान में बंद करके रखा है। लाखों बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, जो कमरों से 1-2 साल हो गए हैं, ये कमरों से बाहर ही नहीं निकले हैं, और इन्हें बाहर निकलने पे घबराहट होती है। सब कुछ कमरे के अंदर करते हैं, खाना पीना, काम काज, सब कुछ। इसे कहा जाता है हिकिकोमोरी। तो जापान गवर्नमेंट बड़ी परेशान है
इन बच्चों को बाहर नहीं निकाल पा रही है और इन्हें सोशल एंजाइटी, घबराहट की बीमारी हो चुकी है और काफी साइकोलॉजिस्ट सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनका नतीजा नहीं निकल रहा है। इंडिया में भी पिछले 1 साल से मैं अपने क्लिनिक के अंदर में वहां पे हकीकोमोरी की समस्या देख रहा था। आजकल मैं यंग क्राउड को पूछता हूं कि क्या किया पिछले महीने में, बोलते कुछ नहीं सर, घर पे ही था। मैंने अच्छा कहीं गए नहीं, बोलते नहीं सर कहीं नहीं था, घर पे ही था, कोई जरूरत नहीं थी कहीं जाने की। मैं बोला कोई पार्टी वार्टी में, सर आई डोंट लाइक पार्टीज। कोई सोशल गैदरिंग में, सर अवॉइड सोशल गैदरिंग। फिर खाना वाना कैसे करते हो, सर वो जोमैटो स्विगी से मंगा लेता हूँ। फ्रेंड से कैसे बात करते हो, सर वीडियो कॉल करता हूँ कभी कभार। घर के बाहर क्यों नहीं निकलते हो, सर अच्छा नहीं लगता मेरे को। ये अर्ली इंडिकेशन थे, सिम्टम्स थे, जिसे हकीकोमोरी की बात की गई। और ये जब इंडिया में होगा तो ये करोड़ों में होने वाला है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है और हमारी युवा जो है 50% युवा है हमारे यहाँ। तो जब इंडिया में ये समस्या बढ़ेगी तो ये करोड़ों यूथ अपने आप को कमरों में बंद कर देंगे। और अचानक से इस दौरान पे सडनली कोरोना आ गया मार्च के महीने में, और कोरोना ने हकीकोमोरी को और आगे बढ़ा दिया। यानी 1-2 साल के बाद में आप आश्चर्य मत करिएगा कि आपके घर में कोई बच्चा या पड़ोस में या बिल्डिंग में कोई बच्चा जो कहे कि अब मेरे को बाहर निकलने की आदत छूट चुकी है, अब मुझे दुकान पे नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे कॉलेज नहीं जाना, अब मैं घर के कंफर्ट में ही रहना चाहता हूं, जो कुछ भी करना है मैं उस कमरे के अंदर में ही करूंगा। 1-2 साल के अंदर में कोरोना खत्म होने के बाद हम इस चीज को देख पाएंगे। तो हकीकोमोरी तक हम लोग यहाँ पर पहुंचे और ये बहुत बड़ी समस्या हो गई कि जहां 20 का परिवार था, 20 के परिवार से श्रिंक होते होते हम लोग सिंगल इंसान के परिवार तक पहुंच गए, हकीकोमोरी तक के पहुंच गए। अब इसी दौरान पे क्या हो गया, ये जो टीवी लाई गई थी, इस टीवी के अंदर में बहुत सारे प्रोग्राम्स आए और आप सभी लोगों को तो अच्छे से याद होगा, हम लोग, बुनियाद, हम लोग में अशोक कुमार आखिरी में आके छन पकैया करके मॉरल वैल्यूज देता था और बड़ा अच्छा आनंद आता था अपने को उस वक्त में, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सिखाता था अशोक कुमार, है ना, आखिरी में आता था। अब ऐसे प्रोग्राम जो बसेसर राम, जिसमें बुनियाद में बसेसर राम था, जो परिवार को इकट्ठा करने के लिए पूरा सीरियल चलता था, पहले ये प्रोग्राम को लोग देखते थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में। और 90 के दशक में जब कलर टीवी आई, उसमें सैटेलाइट चैनल्स आए और इस सैटेलाइट चैनल्स के साथ में ऐसे प्रोग्राम्स आए जिन्होंने विचारों की बदहजमी कर लिया। जैसे तारा, हर दूसरे एपिसोड में उसके पति बदल जाते थे। फिर कैंपस, कॉलेज में चाकू छुरी कैसा चलाना, रैगिंग कैसे करना, फिर हिप पूरे, स्कूल में इंडिसिप्लिन कैसे करना, टीचर्स को कैसे छेड़ना, इस प्रकार के कार्यक्रम आने लग गए। तो ये छोटा सा 3 का परिवार जो 90 का परिवार था, जब ये देख रहा था, उसने सोचा कि क्या ऐसा होता है जैसा ये दिखाते हैं। फिर विचार ये आया कि ऐसा हो सकता है जैसा दिखाते हैं। एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा होने लग गई उनको। तो 90 से लेके 2020 के बीच में हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखी कि हम लोगों ने देखा कि हमारा कम्युनिकेशन श्रिंक हो गया। परिवार के अंदर में हमारा जो संवाद था, आपस में बातचीत थी, वो कम हो गई। अब ये जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, जब भी ये लोग इंडिया को देखते हैं, ये लोग हमेशा इंडिया को बड़ा मार्केट मान के चलते हैं। तो पहले ये लोग गोल्ड के लिए आए, फिर उसके बाद स्पाइसेस के लिए आए, 150 साल रह के गए। जाने के बाद में भी इन लोगों ने हमेशा इंडिया पे आंखें रखी और सोचा क्या बेचना इनको, क्या बेचे इनको। तो इन्होंने R&D किया, रिसर्च किया और ये पता लगाया, अच्छा ये हिंदुस्तानी लोग आपस में इमोशंस बड़ा बताते हैं, एक्सप्रेशन बहुत करते हैं, बातें बहुत करते हैं। तो कहा एक काम करते हैं, इनकी बातों को इनकैश करते हैं, इनकी बातों से कमाते हैं, भावनाओं से कमाते हैं। तो इन्होंने बोला 80 के दशक में, अब ये काम करिए, आप मत सोचिए कुछ भी, हम सोचेंगे, हम लिखेंगे उसको और हमें लिखने और सोचने का पैसा दे दो। तो 80s में, 80 के दशक में आपने देखा होगा कि आसपास में आर्चीज, हॉलमार्क, इसकी दुकानें खुल गई थी और अचानक से ग्रीटिंग कार्ड का चलन आ गया था। और आप लोगों ने, हम सब लोगों ने अचानक से सोचना बंद कर दिया, लिखना बंद कर दिया। 50 रुपए देने का ग्रीटिंग कार्ड की दुकान पे और जाके ग्रीटिंग लेके आना, टू एंड फ्रॉम लेना और किसी को दे देना। वो कंपनी ने लिखा हुआ था, लेकिन वो लड़का लड़की सोचते थे वाह वाह वाह, क्या इमोशंस है इस इंसान की, कितने जबरदस्त इमोशंस है। मुझे याद है मेरे कॉलेज लाइफ में, उस वक्त में जितना बड़ा कार्ड उतना ज्यादा प्यार। किसी ने अगर 1000 रुपए का कार्ड दे दिया तो लड़की बोलती थी उसने 1000 रुपए का कार्ड दिया है, मतलब बहुत प्यार करता। इन्होंने सारे दिन निकाल दिए, नौकर डे, पड़ोसी डे, डॉक्टर्स डे, मामा डे, पापा डे, ग्रैंडमदर डे, ग्रैंडफादर डे, सारे दिन निकाल लिए ताकि ग्रीटिंग कार्ड्स की दुकानें चल पड़े। पर इन्हें यह नहीं पता था कि 10 साल के बाद में मोबाइल कंपनीज आ जाएगी और इनकी ग्रीटिंग कार्ड की दुकानें जो हैं ये पूरी पूरी उखड़ जाएंगी।
अचानक से ब्लैकबेरी मैसेंजर, आप सभी को याद होगा, BBM बड़ा ही चलन में आ गया, और जिसके पास में BBM रहा, ब्लैकबेरी मैसेंजर 90 में, वो तो बहुत ही शानो शौकत से घूमता था मार्केट में कि मेरे पास ब्लैकबेरी मैसेंजर है। और इन्होंने क्या कर दिया, मैसेजिंग सिस्टम की शुरुआत कर, फिर सैमसंग ने किया, फिर बाकी सारे मोबाइल्स ने किया कि मैसेजिंग कर सकते हैं आप। तो क्या हो गया, जो मैं 100 रुपए का कार्ड खरीदता था, 90 में जब मैं आ गया, वो मेरा काम 1 रुपए के मैसेज में हो गया। मेरे को यहां से मैसेज आने लगा और मैसेज मैंने फॉरवर्ड कर दिया। कई बार मैंने नाम के साथ ही फॉरवर्ड कर लिया, भावनाओं के साथ, दूसरे का ही नाम लिखा हुआ है उसी के साथ फॉरवर्ड कर लिया, वो नाम काटने का मौका भी नहीं मिला। तो क्या हो गया, जो मैं पहले 70s में 1-1.5 घंटे बैठ के बात करता था, 80 में मैंने ग्रीटिंग कार्ड देना शुरू किया, 90 में मैंने मैसेज देना शुरू कर दिया। कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई, सुस्ती और आगे बढ़ गई कि थोड़े समय के बाद लोगों ने इसमें से ग्रामर गायब कर दिया। जो यंग क्राउड यहाँ बैठा हुआ है वो समझ सकते हैं कि ग्रामर, इसमें से पंक्चुएशंस गायब हो गए सबके सब, और 2000 तक आते आते सारे अल्फाबेट्स में से ग्रामर हट गया, सारे सेंटेंस में ग्रामर हट गया। कहानी यहाँ खत्म नहीं। 2010-5 की तरफ वापस जब आए हम लोग, तो इन्होंने लोगों ने सोचा सुस्ती में, यार इतना बड़ा बड़ा मैसेज, इतने बड़े बड़े शब्द लिखेगा कौन, एक काम करते हैं कि हम लोग शॉर्ट मैसेज के जगह पे शॉर्ट एब्रीवेशन लिखते हैं। तो YOU की जगह पे U, WE की जगह पे V, ऐसे शॉर्ट एब्रीवेटेड लैंग्वेज लिखना शुरू कर दिया। तो 2010 तक आते आते हम लोग एब्रीवेटेड लैंग्वेज पे आ गए। और 2010 में जैसे ही व्हाट्सएप आया, जैसे ही व्हाट्सएप घुसा, तो हमारी और जिंदगी में तूफान आ गया। और उसके बाद में लोगों ने लिखना भी बंद कर दिया, सीधे सीधे इमोजीज पर आ गए। और इमोजीज पे जैसे ही आए, तो आप 70 के दशक में किसी के यहाँ मृत्यु हुई, अगर डेथ हुआ, तो आप उनके यहाँ जाके 10 मिनट 15 मिनट तक के समझाते थे, बोलते थे भाई दुख हुआ है आपके यहाँ, ऐसा ऐसा हुआ है, बड़ा ही दुख हो रहा है मुझे। और 2010 में लोगों ने इमोजी भेजना शुरू कर दिया, RIP। बस अब RIP में आप खुद ही समझ लीजिए कि मेरे को आपके लिए कितना दुख है और क्या नहीं है। यानी हम लोगों ने 70 से लेके 2020 के बीच में अपने कम्युनिकेशन को भी श्रिंक कर दिया, अपने कम्युनिकेशन को भी नीचे ला लिया, श्रिंकिंग पे ला लिया। यानी परिवार श्रिंक हो गया, कम्युनिकेशन श्रिंक हो गया, और हम लोगों ने कुछ चीजें खो दिया इस दौरान पे। कुछ चीजें हुई जो बेसिकली हमें समझना है कि साइबर में उन समस्याओं का महत्व क्या है। 3 चीजें हम लोगों ने इस वक्त में, 5-6 चीजें हम लोगों ने खोया। एक चीज हमने खोया, समस्या सुलझाने का तरीका। हमें समस्या सुलझाना जो पहले परिवार में सीखते थे, वो अब समस्या सुलझाने का परिवार पूरा खत्म हो गया। परिवार में 4 भाई एक साथ रहते थे, तो समस्या 4 भाइयों में बंटती थी। अब परिवार में हर कोई अलग अलग रह रहा है, तो समस्या इंडिविजुअल हो गई है। इसके पहले एडजस्टमेंट एक बच्चा घर में देखता था, दादा दादी सब लोग एडजस्ट कैसे करते हैं, तो नेचुरल स्कूल था उसके पास में ये सीखने के लिए कि एडजस्टमेंट कैसे करना। अब परिवार में लोग ही नहीं है, तो एडजस्टमेंट स्किल सीख ही नहीं पा रहा हूं। हमने खोया कोपिंग स्किल्स, यानी सहनशीलता। अगर आप पेपर में पढ़ते हैं कि बच्चे से मोबाइल छीन लिया, सुसाइड कर लिया, किसी से 10 रुपए की कमी हो गई, सुसाइड कर लिया। नागपुर में बीच में एक बच्चे को, उसको समोसा नहीं दिया उसकी मम्मी ने, उसने सुसाइड कर लिया। परसों एक महिला ने, सिर्फ उसके हस्बैंड ने टीवी के लिए मना कर दिया, उसने सुसाइड कर लिया। जब आप छोटी छोटी चीजों पे सुसाइड सुनते हैं, तो आप ये समझ के चलिए ये इसकी सहनशीलता कमजोर हो गई है। हमने खो दिया संबंध बनाने की क्षमता, रिलेशनशिप स्किल्स। 21st सेंचुरी जो है, 21वीं सदी, ये संबंधों पे आधारित है। जो भी इंसान नए संबंध बना सकता है, टूटे संबंध जोड़ सकता है, नए पुराने संबंधों को लेके चल सकता है, वो 21वीं सदी में सरवाइव करेगा। बाकी सारे जो है मार्स और जुपिटर पे चले जाएं। अब धरती पे कोई काम नहीं अगर आप संबंध नहीं बना सकते तो। अब आपका फैमिली डॉक्टर भी आपसे बात करता है, पूछता है कैसा चल रहा है धंधा पानी, और क्या बच्चे का एडमिशन हो गया, क्या काम काज क्या बोल रहा है, ताकि आप बाहर निकल के किसी को बोल सके वो डॉक्टर से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, चलो उसको दिखाते हैं। इसका मतलब वो भी डिग्री के भरोसे नहीं है, संबंधों पे आधारित है। और दूसरी तरफ में देखिए, संबंध बनाने की डिप्लोमा निकल गए हैं, डिप्लोमा इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, है ना। और वो दिन भी दूर नहीं है जब कोई पेरेंट अपने बच्चे को लेकर आए और कहे कि मेरे बच्चे की काउंसलिंग करिए सर। मतलब क्यों, क्या हो गया? बोले सर इंसानों को देख के बेहोश हो जाता है, क्योंकि पिछले 10 साल से मोबाइल पे बैठा हुआ है, व्हाट्सएप पे बैठा हुआ है, लेकिन नए इंसान को देखता है तो घबरा जाता है। और ऐसा ही हुआ था कुछ साल पहले, एक लड़का मुंबई में, उसने 6 महीने तक के किसी से भी बाहरी संपर्क नहीं रखा था, हकी कोमोरी टाइप था, और ऑनलाइन बैठ के सिर्फ लोगों से बातें करता था, किसी से संपर्क में नहीं था बाहर, सिर्फ ऑनलाइन पे था। और 6 महीने के बाद किसी कारणवश उसका मोबाइल क्रैश हो गया, इंटरनेट क्रैश हो गया,
उसे साइकियाट्रिक समस्या हो गई, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम की। ईसीटी से ट्रीटमेंट शुरुआत करनी पड़ी, मतलब शॉक ट्रीटमेंट से। तभी टीवी चैनल से प्रोग्राम दिखाया और कहा अमेरिकन बीमारियां हिंदुस्तान में प्रवेश कर चुकी है, उसमें से एक बीमारी आपको और हमको भी लग चुकी है, और वो बीमारी है रिंगजाइटी। रिंग नहीं बजने की, घंटी नहीं बजने की घबराहट। अगर 1-2 घंटा अगर आपका मोबाइल नहीं बजा तो लोग अपना निकाल निकाल के मोबाइल चेक करते रहते हैं, बैटरी डाउन तो नहीं हो गई, नेटवर्क तो डाउन नहीं हो गया, 1.5-2 घंटा हो गया, किसी का फोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है? यानी दुनिया से कट जाने का डर, कुछ मिस करने का डर हर किसी के परिवार में आना शुरू हो गया है। हमने खो दिया पिछले कुछ सालों के अंदर में, वो है प्लेजर, आनंद। अचानक से सबके चेहरों पर एक प्रश्न आने लग गया, क्या होगा मेरी नौकरी का, क्या होगा मेरी छोकरी का, क्या होगा मेरे कामकाज का। लोगों के अंदर में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता आने लग गई कि कुछ तो भी मैं खो दूंगा। और जिस समय बच्चे के चेहरे पे खेलने के भाव रहने चाहिए, बड़े बड़े चश्मे लगे हुए टीचर दिखाई नहीं दे रही है। जिस समय पे टीनेजर के चेहरे पे, एक युवा के चेहरे पे उस वक्त में लाली रहनी चाहिए, उस समय पे उनके अंदर में डार्क सर्कल्स आंखों के नीचे में आ गए। जिस समय पे लोगों ने अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, मैक्सिमम सुसाइड्स हो रही है। और जिस समय पे एक कपल ने, हस्बैंड वाइफ ने अपनी जिंदगी की, शादी की जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, उस वक्त में वो कोर्ट में खड़े हैं अपना डिवोर्स फाइल करने के लिए। अकेले नागपुर में ही पिछले 2 सालों में 16,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं डिवोर्स के। बड़ी सिटीज में, मेट्रोस में इंडिया का कैलकुलेशन करेंगे तो लाखों करोड़ों में चला जाएगा। तो कहीं तो भी हमने प्लेजर खो दिया। और ऐसे टाइम पे अचानक से परिवार के सारे लोगों ने सोचना शुरू किया कि यार ये 80 इंच की टीवी लाया हूं, मजा नहीं आ रहा है, कुछ और है जिंदगी में चाहिए। बड़ी गाड़ी ले लिया हूं लेकिन मजा नहीं आ रहा है, कुछ और है। और ऐसे टाइम पे लोग घर के बाहर निकल पड़े ढूंढने के लिए। और ऐसे टाइम पे हमारे बाबा लोगों ने पूरी दुकानें डाल दिए। सारे बाबा लोगों ने सब टीवी चैनल्स पे दुकानें डाल दिए। कहा कि क्या ढूंढ रहे हो? बोले बाबा आनंद ढूंढ रहा हूं। बोले मेरे पास आओ, बताता हूँ कहाँ है आनंद। लोगों ने सर पे कपड़ा रखा और बाबा के पास बैठ गए। बोले बाबा किधर है आनंद? बोले 2,000 रुपए डालो, बताता हूँ किधर है। 2,000 रुपए डाल दिया। बोले कहाँ है? बोले तुम्हारे अंदर। बोले गए 2,000 रुपये वाले भी। बाबा के पास 500 करोड़ रुपए आ गए, लेकिन वो आम इंसान अभी भी सत्संग पे बैठा हुआ है ये पूछते हुए कि बाबा आनंद किधर है। क्योंकि कंफ्यूजन क्या हुआ लोगों को, लोग ढूंढ रहे थे कुछ और उसका उत्तर मिल रहा था कुछ। तो लोग क्या ढूंढ रहे थे? लोग ढूंढ रहे थे सुकून, और वो पूछ रहे थे हैप्पीनेस। अब फर्क क्या है कंटेनमेंट और हैप्पीनेस, यानी खुशी में और सुकून में फर्क क्या है? मैंने आईफोन 11 लाया, बहुत खुश हुआ। मैंने जयप्रकाश जी को फोन लगाया, जयप्रकाश जी आईफोन 11 है, मजा आ गया, सबसे बेस्ट फोन है। टीवी ऑन किया, आईफोन 12 लॉन्च हो गया मेरा काम खत्म। मेरा फोन पुराना हो गया मार्केट में क्योंकि आईफोन 12 लॉन्च हो गया। मैंने ऑडी 8 लाया, बहुत ही खुश हुआ। मैंने गुरमुख जी को फोन लगाया, मैंने ऑडी 8 लेटेस्ट कार मेरे पास में आ गई। टीवी ऑन किया तो देखा ऑडी 9 लॉन्च हो गई, मेरी गाड़ी पुरानी हो गई। ये ऐसा गया और ऐसा वापस आ गया। और कंटेनमेंट यानी सुकून वो चीज है कि नहीं है मेरे पास आईफोन 11, नहीं है मेरे पास बड़ी गाड़ी, लेकिन मैं आत्मिक सुकून महसूस करता हूं अपनों के बीच, परिवार के बीच। तो लोग ढूंढ रहे थे सुकून, लेकिन वो भागे सामानों के पीछे में, उनके पीछे भागने लग गए। और ऐसे टाइम में अनस्टेबल इमोशंस यानी भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं लोग। और हमारा पिछला 10-20 साल अचानक से लोगों के साथ में देख रहे हैं, अचानक लोग अपनी भावनाओं पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। शादियां टूट रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, मोबाइल की समस्या हो रही है, सुसाइड्स बढ़ रही है। और एक जो सपोर्ट सिस्टम था समाज का, मुखिया का, मुखी का, परिवार का, वो सपोर्ट सिस्टम दिन प्रतिदिन कटने लग गया, टूटने लग गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गए कुछ सालों में हम लोगों ने कुछ खोया। जो लोग सोचते हैं कि ये अभी हुई है समस्या अभी नहीं हुई है, ये बहुत साल पहले से हुई है। अब यहाँ जितने भी अलग अलग जनरेशन के बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि मिड 30s 40s से लेके 70s 80s तक के यहाँ बैठे हैं। तो मैं एक छोटा सा शॉट लूंगा, फिर मैं साइबर का शुरुआत करूंगा। कि जनरेशन को जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को, कि आप ये समझें कि किस जनरेशन से आपका पाला पड़ रहा है, आप किस जनरेशन में बिलोंग करते हैं, और ये मोबाइल की समस्या कौन सी जनरेशन को आई हुई है। फिर हम समझेंगे कि हाँ साइबर की समस्या कौन सी है। फिर मैं आपको साइबर की समस्या बताता हूँ डायरेक्ट, समय को देखते हुए, अटेंडेंस को देखते हुए। तो जनरेशन का टाइप कैसा है कि जनरेशन माना गया है कि जो भी 1945 से 60 के बीच में पैदा हुआ, इसे नाम दिया गया है बेबी बूमर्स। बहुत ही शानदार जनरेशन 45 से 60 के बीच में जो पैदा हुई, इन्होंने आजादी का लड़ाई देखी, पार्टीशन देखा, बड़े ही इंडिपेंडेंट हार्ड वर्किंग लोग,
वर्क सेंट्रिक यानी काम काज को महत्व देने वाले, डेडिकेटेड लोग, पैशनेट, अपने समस्याओं को समझने वाले, और साथ साथ में सर्वाइवल यानी अपने बच्चों के मुंह में दाना जाना चाहिए, खाना जाना चाहिए, ये इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। 45 से 60 के बीच में जो पैदा हुए, जिनके लिए न्यूज आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परिवार में जब रहते हैं तो बराबर रात को न्यूज ऑन करते हैं और अपना न्यूज पेपर के बगैर चाय नहीं पी सकते हैं, क्योंकि अखबार इनकी जिंदगी में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उस जमाने में अखबार का बहुत महत्व था। ये वो लोग हैं जो 8:30 बजे अपना डिनर करते हैं, सुबह समय पे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, और कई लोग सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं और वॉक पर निपटा के आते हैं। तब तक उनका 40 साल का इंसान सोया रहता है, घर में बच्चा सोया रहता है। लेकिन ये डिसिप्लिन जिंदगी कारण से अपने 80 साल की जिंदगी गुजार चुके हैं। इनकी बाईपास कम होती है एज कंपेयर टू इनकी आंखों के सामने इनका 50 साल का 45 साल के बच्चे का बाईपास इनकी आंखों के सामने होता है, जो उन्हें बड़ा दुख होता है, क्योंकि इनकी डिसिप्लिन जिंदगी जो उस जमाने में इन्होंने देखा था कि किस तरह से अपने 5 बच्चों को खाना खिलाना इंपॉर्टेंट है, और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट ये जनरेशन को आता था। इसलिए लॉकडाउन के दौरान पे हम अक्सर बोलते हैं, घर में हो तो अपने दादा दादी से सीख लो। इस वक्त बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है कि उन्होंने सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग से कैसा किया, क्योंकि ये चक्री घुमाने के बाद में कोरोना के दौरान समझ में आ गया कि हाई लेवल का लिविंग किया, उसमें कौन कौन सी बीमारी आई, इनको नहीं आई थी वो बीमारी। तो इसको कहते हैं बेबी बूमर्स। बहुत ही शानदार जनरेशन, और जिस परिवार में भी आज अवेलेबल है, इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसके बाद का जनरेशन एक्स, 60 से 80 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, ये जनरेशन शानदार जनरेशन। ये जनरेशन कौन है? जो दिलीप कुमार, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना की मूवीज देखने वाले लोग। उस जमाने की वो मूवीज जो आप सभी को याद है, जो पेड़ के आसपास में गाना गाते थे, और उस फिल्म के अंदर में प्राण और ओम प्रकाश रहता था, और अपने बच्चे को बोलता था घर से बेदखल कर दूंगा, जायदाद से बाहर कर दूंगा, और वो हीरो बाहर जाता था और आखिरी में बड़ा आदमी बन के वापस आता था, बोलता माँ मैं पास हो गया, बीए पास हो गया। ये वो फिल्में, यानी ये समय 1960 से 80 के बीच में इस जनरेशन को लगा हमें अपना काम करना है, माँ बाप के पैरों पे नहीं चलना है, हम अपना काम करेंगे। और इनका अपने माँ बाप से थोड़ा सा डिस्टेंस होने लग गया था। बोले नहीं नहीं, बड़ा सोचो, अंग्रेजों जैसा सोचो, बड़ा सोचो। और इनका पेरेंट चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट जो था वो बहुत डिस्टेंट था। माता पिता बच्चों से उतनी बात नहीं करते थे जितना इसकी बात की उसकी पहले की जनरेशन करती थी। इसके बाद की जनरेशन 80 से लेके 2000 के बीच में जो पैदा हुई जनरेशन, इसे कहते हैं जनरेशन वाई। मिलेनियल्स के नाम से भी है, यानी पहले बेबी बूमर्स, एक्स और वाई जनरेशन 80 से 2000 के बीच वाले। ये जनरेशन बड़ी शानदार। ये जनरेशन के टाइम पे इंटरनेट आया, कलर टीवी आई, और ये जनरेशन कौन है? जो मल्टीटास्किंग है, एक समय पे 3-4 काम करने में इच्छा रखते हैं, यानी हेडफोन लगाते हैं, टेक्सटिंग करते हैं और रास्ते पे वॉक भी करते रहते हैं। तीनों काम एक साथ करना है इनको। ये जनरेशन वो है जिन लोगों ने जॉब में चेंजेस ला लिए। इसके पहले 60 वाली जनरेशन जो थी, अगर उनके बायोडाटा में 2 कंपनी लिख के आ गई तो लोग बोलते थे सेटल नहीं है बच्चा, 2 कंपनियां लिख कर आया है, 2 जगह काम किया है, मतलब ये टिकेगा नहीं अपने आप। लेकिन 80 से 2000 की जनरेशन ने अपने बायोडाटा में 10-10 कंपनियां लिखना शुरू कर दिया, और लोग सोचते थे अच्छा तुमने 10 जगह काम किया है, मतलब काम के इंसान दिख रहे हो तुम तो। यानी इन्होंने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, यानी फ्रीक्वेंट करियर को स्विच करना, कभी ये काम करना कभी वो काम करना। ये जनरेशन वो है जिन्होंने बच्चों के परफॉर्मेंस में भी डिमांड शुरू कर दिया, और 60s की जनरेशन, उनको डिस्टिंक्शन मिल गई, 60 से 70 मार्क्स मिल गए तो वहां पर उनको मजा आ गई, कॉलोनी का हीरो बन जाता था वो, किसको डिस्टिंक्शन मिला है। कॉलोनी में एक को 70% आ गया, मतलब उसको तो बैंड बाजा बारात हो जाता था। और ये जनरेशन ने, वाई ने 80 से 2000 के बीच में सबके लिए कहा कि सबको 90% मार्क्स आना चाहिए, हर किसी को 90-94 मिलना चाहिए। तो आपने देखा कि अचानक पूरी क्लास को 90% मार्क्स आने लग गए, 60, 70, 80 वाले तो गुम ही हो गए, यानी पूरे की पूरी क्लास 91, 92, 93। और ये जनरेशन कौन है? जिन्होंने कहा हम काम बहुत घंटे करेंगे लेकिन वहां पे काम कम करेंगे, हमारे सूटेबिलिटी के अनुसार काम की जगह चाहिए हमको, आराम भी होना, घंटों तक बाहर रहेंगे। तो ये जनरेशन डिजिटली नेटिव, यानी इन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया और इनोवेशन को, यानी नई इन्वेंशंस को भी अप्रिशिएट किया। ये जनरेशन वो है जो सोशली कनेक्टेड थे, समाज से ये लोगों ने कनेक्शन दूर रखा, लेकिन इंटरनेट के थ्रू लोगों के साथ कनेक्शन रखने की कोशिश किया। इनकी धारणाएं, इनकी सोच, इनके वैल्यूज, इनके मॉरल्स सब कुछ अलग पहले की जनरेशन से, क्योंकि इंटरनेट आ गया था। ये जनरेशन जिनके पास पैसे कम हैं, शादियां लेट करते हैं,
और बच्चे भी लेट पैदा करते हैं। ये वो जनरेशन है, पैसा भी कम है, शादी भी लेट करने की है, और बच्चा मैं 35-40 में अपनी चॉइस से करूंगा। और ये जनरेशन वो है जो उन्होंने रामदेव बाबा को फॉलो किया, बराबर सुबह उठ के 2 गिलास कुनकुना पानी पीना, शॉर्ट्स पहन के वॉक पे जाना, बराबर एलोवेरा का जूस पीना, कुनकुना पानी पीना है। यानी इन्होंने कहा वर्क लाइफ बैलेंसिंग चाहिए, मैं योग भी करूंगा, आसन भी करूंगा, खाऊंगा भी अच्छे से, रहूंगा भी अच्छे से। वेलनेस का इंपॉर्टेंस यानी शरीर के ऊपर में फोकस करने का पार्ट इस जनरेशन ने किया। लेकिन ये जनरेशन का जो पेरेंटिंग का पार्ट जो था, माता पिता का व्यवहार था, वो बच्चे में घुस जाने वाला था। बच्चे को इंट्रूड करना मतलब इंक्रोच करने लग गए बच्चों को। इन्होंने स्कूल जाके हर प्रोग्राम में जाके बच्चों के लिए कहा सबको ट्रॉफी मिलना चाहिए। पहले के समय पे एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 3 को फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलता था, 27 बच्चे वापस मुंह लटका के आते थे। पर इन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, सबको ट्रॉफी दे दो क्योंकि मेरा बच्चा डिप्रेस हो जाएगा। सबको सर्टिफिकेशन दो, नहीं तो मेरे बच्चे को खराब लगेगा। तो अचानक से देखा सबको मेडल मिलने लग गए, सब बच्चे इस घर में आते और मेडल लेके आने लग गए। ये जनरेशन कौन है जिन्होंने कहा अथॉरिटी को जितना समझता है बड़ों को उतना मुझे भी समझता है, मेरी टीचर को जितना समझता है उससे ज्यादा मुझे समझता है। मेरे माता पिता बुद्धू हैं, बेवकूफ हैं, पप्पू हैं, और इन्होंने अलग अलग नामों से अपने माँ बाप को पुकारना शुरू कर दिया। 60 की जनरेशन अपने बच्चे को पप्पू बोलते थे, ये जनरेशन ने अपने पिताजी को, घर वालों को पप्पू बोलना शुरू कर दिया। पप्पू इधर आओ, पप्पू उधर आओ, और माँ बाप बड़ी खुशी खुशी इन बच्चों के साथ में पप्पू को एक्सेप्ट करते थे। इसके बाद की जनरेशन 80 से 2000 के बाद की जनरेशन, 2000 के बाद की जनरेशन जिसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं जनरेशन जेड। जनरेशन जेड कौन है? ये जनरेशन है, समझ के चलिए कि एक्स जनरेशन 2G, वाई जनरेशन 3G और जेड जनरेशन 4G। ये जबरदस्त इंटेलिजेंट जनरेशन 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए, ये पहले दिन पे अपना हाथ खोल देते हैं डिलीवरी के। एक्स और वाई जनरेशन 7 दिन के बाद में हाथ खोलते थे। ये 1 साल के अंदर में मोबाइल कॉर्डलेस को समझ जाते हैं। इसके पहले की जनरेशन को गेम समझने के लिए दिन भर लग जाता था। ये जनरेशन जिसको बालों के साथ पैदा होने लग गए, इनकी प्यूबर्टी, इनके पीरियड्स, मेंसेस 8.5 साल में नागपुर में आते हैं। 8.5 साल। यूरोपियन कंट्रीज में 6.5 साल हो गया है। हैदराबाद में 6.5 साल के बच्चों को इंजेक्शन देना पड़ा ताकि उनके पीरियड पोस्टपोन हो जाए। इतना फास्ट, इतना जल्दी, तुरंत तुरंत। यानी ये जनरेशन जेड जो है, जो पहले दिन पे हाथ खोलती है, 4G बच्चे जो हैं, इनके वैल्यूज, इनकी बिलीव्स, इनकी धारणाएं बहुत अलग अलग होने लग गई। इनके रिश्तों को लेकर नजरिया वो भी बहुत अलग। इसके बाद की जनरेशन 2010 के बाद की जनरेशन, अगर आपके घर में एक बच्चा जो है वो 15 साल का है और दूसरा बच्चा जो 5 साल का है, ये 2 जनरेशन का फर्क है। 2010 के बाद की जनरेशन को अल्फा जनरेशन कहा जाता है। अल्फा जनरेशन कौन है? जो 5G है, पहले से ही गतिमान है, पहले से स्पीड में है। और अगर आप घर में 15 और 5 साल के बच्चे को देखेंगे, आप देखेंगे अरे बाप रे, ये बच्चा तो बहुत फास्ट हो रहा है, तेजी तेजी से बात कर रहा है, हर चीज को जल्दी समझ रहा है। तो आपने और हमने प्रपोज करना, अफेयर, लड़कियों के लड़कों की बातें करना, ये सब कॉलेज लाइफ में समझे। और जनरेशन जेड के टाइम पे इन्होंने 10वीं 12वीं के बाद समझे। और अभी जो अल्फा जनरेशन है, अब मैं आपको उसके उदाहरण बताता हूं कि कौन से ईयर में क्या क्या होता है। क्लास फर्स्ट के बच्चे स्कूल में प्रपोज कर रहे हैं, लड़कियों को लड़कों को एक दूसरे को। क्लास 1 के बच्चे नागपुर जैसे बी टाउन में, बड़े टाउन में तो और हो रहा है, बी टाउन में प्रपोज कर रहे हैं। क्लास 2 की बच्चियां, 4 बच्चियां मेरे पास में काउंसलिंग के लिए है, जिसके बेसिकली उनको पोर्नोग्राफी यानी ब्लू फिल्म देखते हुए पकड़े गए। 4 लड़कियां क्लास 2 की। 5वीं क्लास की बच्चियां, क्लास 5 की बच्चियां, लड़के लड़कियां आपस में न्यूड सेल्फीज, नंगी तस्वीरें अपनी खुद की 5वीं से शेयर कर रहे हैं। 7वीं क्लास तक के आते आते आज के लड़के लड़कियां वर्जिनिटी यानी उनका कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ है क्या, इसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। यानी एस्केलेशन होता चला गया है, ऐसा नीचे आता चला गया है। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम किस जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वक्त में यहाँ पर अगर मान के चलिए जो कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उसमें बेबी बूमर्स भी हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ जनरेशन एक्स वाले भी दिखाई दे रहे हैं। वाई मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहे हैं जो 80 से 2000 के बीच में जिनका जन्म हुआ है। इसमें जनरेशन जेड नहीं दिख रही है मुझे। इस वक्त में 3 जनरेशन दिखाई दे रही है मेरे पास में स्क्रीन पे,
जो 3 जनरेशन वाले हैं अलग अलग, वो सब दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है और आपका जन्म अगर 1970-75 में हुआ है और आपके घर में 2010 का बच्चा है, 3 जनरेशन का फर्क है। 3 जनरेशन, 1 जनरेशन का फर्क नहीं है। तो आपका मैसेज, आपकी सोच उस तक में जाने में कितना बड़ा गैप है, और वहीं साइबर एंटर करता है, वहीं पे साइबर की शुरुआत होती है। अब साइबर की शुरुआत करते हैं हम लोग कि किसको बोलते हैं साइबर की प्रॉब्लम और क्या होने लग गए हैं। तो आप यहां पे समझ के चलिए कि अगर आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको वहां पर एक चांद दिखाई देता है, और ये जो चांद है ये इंटरनेट है, ठीक है, ये इंटरनेट है जो दिख रहा है आपको। उसके आसपास में जो आपको काला आसमान दिख रहा है रात के समय में, ये है साइबर स्पेस, पूरा का पूरा साइबर। और अलग अलग ग्रह हैं, मिल्की वेज, ऑर्बिट्स, गैलेक्सीज, अलग अलग वहां पर ऑर्बिट्स हैं जो आपको नहीं पता, करोड़ों मिलियंस हैं। वहां पर कोई जिंदगी है कि नहीं है ये आपको नहीं पता। इसे कहते हैं डार्क नेट। डार्क नेट यानी आप जितना जानते हैं इंटरनेट के बारे में वो सिर्फ 10% है। 90% आप नहीं जानते हैं कि आपको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन आपके ऊपर में कंट्रोल कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज आपको समझना है, उसे कहा जाता है डार्क नेट। डार्क नेट मतलब अंधेरे वाला नेट, अंधेरे से अदृश्य। तो डार्क नेट किसे कहते हैं? डार्क नेट अदृश्य लोग, इनविजिबल लोग, जिसे आप देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। इंटरपोल हो, स्कॉटलैंड हो, इंडियन पुलिस हो, गवर्नमेंट हो, सरकार हो, इन्हें पकड़ नहीं सकते। और ये लोग कौन है? जो आपके मोबाइल पे कंट्रोल करते हैं, और ये आपके मानसिकता पे कंट्रोल करते हैं, आपकी सोच पे कंट्रोल करते हैं। इस वक्त में ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साइबर क्राइम में न फंसे। डार्क नेट समझना इंपॉर्टेंट है। तो आपके कंट्रोल करते हैं आपके मोबाइल पे, और आपके मन के ऊपर में, आपके विचारों पे कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के तौर पे बताता हूं कैसे। सबसे पहले कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास आपका मोबाइल है और आप घर में बैठे हैं और कोई नहीं बैठा है। बिल्कुल झूठ। आपको ये पता ही नहीं है कि आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा 24 घंटे 7 दिन आपकी गलती के कारण से वो ऑन रह जाता है। आप जब ऐप डाउनलोड करते हैं या कई बार कोई मैसेज आपको ओके करते हैं, तो ये डार्कनेट वाले लोग आपके मोबाइल के फ्रंट कैमरा पे कंट्रोल ले लेते हैं और आपका कैमरा ऑन हो जाता है। उस कैमरा के सामने आपके घर परिवार में बेटी, बहू, आप कुछ जो कुछ भी कुछ कर रहे हैं, कोई कपड़े बदल रहा, बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बेडरूम है, सब कुछ है, उस कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है 24 घंटा 7 दिन। और ये रिकॉर्डिंग वो फोन वालों को, ब्लू फिल्म वालों को या अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन लोगों को आपकी जानकारी को बेचते हैं और आपको पता भी नहीं पड़ता है कि आपका कैमरा ऑन है। इसका सीधा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। कई बार आप बात करते हैं किसी से और बात करते करते कहते हैं, यार मेरे को मुंबई जाना है, गोवा जाना है, बड़ा ही परेशान हो गया हूं, कोरोना में बड़ा टेंशन हो रहा है, एक बार घूम के आ जाता हूं। आपने 3-4 बार गोवा गोवा की बात किया किसी से, अगले दिन आप क्या देखते हैं कि आपके पास में मैसेजेस आ रहे हैं गोवा के एयर टिकट्स के बारे में। आप देखते हैं कि आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सब जगह पे गोवा की जानकारी दी जा रही है, और आपके ईमेल में भी अचानक गोवा के होटल्स की जानकारी आ रही है। आप बोलते वाह वाह क्या संयोग है, मैं कल ही गोवा के बारे में सोच रहा था और आज गोवा के एयरफेयर की टिकटें आ गई मेरे पास। मतलब गोवा बुला रहा है मेरे को। गोवा नहीं बुला रहा है आपको, डार्क नेट वालों ने आपका फ्रंट कैमरा कंट्रोल किया है। उन्होंने सुना है आपको और आपको वो बेच रहे हैं सब। तो ये बच्चे जब घर में मोबाइल खेलते हैं, जिनको आपने बड़े प्यार से मोबाइल देके रखा हुआ है, ये मोबाइल के बीच में सडनली एक आधा कुछ पॉपअप आ जाता है साहब स्क्रीन पे, वो गेम खेलते खेलते उसको ओके कर देते हैं। वो ओके में बेसिकली लिखा रहता है कि आपके फ्रंट कैमरा का एक्सेस आप हमको परमिशन दे रहे हैं, और आप ये ओके करते हैं। ये इंटरनेशनल कोड में इसकी मान्यता है। कोर्ट में कहीं जाएंगे तो वो कहेंगे आपने स्वयं खुद होके लीगल एग्रीमेंट से इनको ओके किया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपका वीडियो बेच सकते हैं। इतना खतरनाक कि आपके घर परिवार में बहू बेटियों को किसी को भी नहीं पता कि उनके फ्रंट कैमरा 24 घंटे चालू हैं
और आपकी सारी बातचीत को सुना जा रहा है। सेकंड, आप व्हाट्सएप पे बातें करते हैं और आप सोचते हैं जब आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी को पिक्चर्स भेज रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं, वो दो लोगों के बीच में ही है। बिल्कुल नहीं, तीसरा इंसान पढ़ता है इसे। और आप इसका एक एग्जांपल करके देखिएगा, आज ही मेरे कार्यक्रम के बाद आप किसी को मैसेज डालिए 5-6 बार कि मुझे रीबॉक के शूज खरीदने हैं, आईफोन 10, 11 लेना है। आप 2-3 बार किसी फ्रेंड को मैसेज करिए, कल से आपको रीबॉक की और आईफोन की एड आना शुरू हो जाएगी। आप बोलेंगे अरे मैं तो पर्सनल बात कर रहा था। ये आपके पर्सनल मैसेजेस पढ़े जाते हैं। जब पर्सनल मैसेज पढ़े जाते हैं तो मतलब ये कि जो फोटोग्राफ्स आप शेयर करते हैं उसमें वो भी देखे जाते हैं। तो जो भी इंगेजमेंट हो जाती है बच्चों की, लड़के लड़कियों के रिलेशन रहते हैं, आपस में अफेयर होता है, वो लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे को अपने नग्न फोटोज या कोई पर्सनल फोटोज, इंटीमेटेड मूवमेंट वाले फोटोज भेज देते हैं। और ये फोटोज ये निकलकर सर्वर में जाते हैं, क्लाउड में जाते हैं। क्लाउड मतलब जहां जमा होता है वहां जाता है और वहां बेचा जाता है। ये उन कंट्रीज में बेचा जाता है जहां आपका लैंग्वेज कनेक्टेड नहीं है। चाइना वाइना गल्फ वल्फ की कंट्रीज में वहां आपके फोटोज बेचे जाएंगे बगैर नाम के। यानी इस वक्त में आप में से किसी का कोई फोन चल रहा हो या किसी का फोटो किसी जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा हो, इसमें आश्चर्य नहीं है। हमें पता ही नहीं आज तक ये बात किसी को भी कि हमारे फोटोग्राफ्स यूज होते हैं। आपके पास में जीमेल है सभी के पास, और हमारे हिंदुस्तानी आदत जो है, फ्री का जो मिले हम सबसे पहले उठाते हैं। 5,000 का बिल देंगे होटल में, लेकिन सौंफ खाए बगैर उठते नहीं हम लोग, क्योंकि सौंफ फ्री में है। कागज में भर भर के सौंफ उठाते हैं। तो वैसे ही जीमेल भी फ्री में मिला हमारे को, तो सबके पास जीमेल अकाउंट है। अब जीमेल जो फ्री वाला है उसमें जब आप एग्री करते हैं नया अकाउंट बनाते वक्त में, तो उसमें यह मेंशन किया हुआ है कि आपका जितना भी डेटा है और आप जो भी किसी से बात करेंगे हम उसे पढ़ेंगे। तो जब आप किसी को ईमेल करते हैं तो जीमेल उसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद आपको ग्राहक बना के लाखों लोगों को बेचता है। जब हम साइबर क्राइम से सेल से वहां पर जीमेल से मदद मांगते हैं कि भाई इस क्रिमिनल को पकड़ना है और इसके बारे में आप हमको जानकारी दीजिए, तो जीमेल हमारे को वहां से एक लेटर भेज देता है और लेटर भेज के कहता है कि हम इसकी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। मतलब क्यों? कहता है इन्होंने 500 रुपए वाला जीमेल खरीदा है। ईमेल अकाउंट जो है इन्होंने 500 रुपए भरा है और वो 500 रुपए में इसका मतलब ये है कि हम इनकी जानकारी किसी को नहीं दे सकते। सोचिए, सिर्फ 500 रुपए में हम सिक्योर्ड हो सकते थे, लेकिन फ्री के जीमेल के चक्कर में हमारा पूरा इंटरैक्शन डेटा। इसलिए आप कभी कभार किसी को आपने कोई कोटेशन के लिए मंगवाया कि भाई मेरे को माल भेजो, इतना इतना कोटेशन चाहिए, आप देखेंगे फर्नीचर का दूसरी तरफ से भी कोटेशन आ रहा है, यहां से भी कोटेशन आ रहा है। क्यों कोटेशन आ रहा है सब तरफ से? क्योंकि आपका जीमेल पढ़ा गया। आपका इंस्टाग्राम भी आपका पढ़ा जाता है। जिन लोगों का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं जानता हूं यहां पे जितने बैठे हैं उन लोगों का, बहुत लोगों का हो सकता है कि इंस्टाग्राम से कोई संबंध ना हो, लेकिन आपके घर परिवार में जो बच्चे बैठे हैं इस वक्त में, ये सभी लोग इंस्टाग्राम वाले हैं पूरे। तो ऑब्वियस है जब आप इंस्टाग्राम पे रहेंगे तो सारा इंस्टाग्राम का जो फोटोज हैं ये लोग चोरते हैं, उसको प्रॉपर वे से फोटोग्राफ को मॉर्फ करते हैं और ब्लैकमेलिंग के किस्से होते हैं। और एक चीज बड़े बुजुर्गों के लिए, ये बहुत खतरनाक चीज है, ध्यान रखिए, ये बहुत बहुत चलन में है अभी, कि बड़े बुजुर्गों के लिए मलेशियन फ्रॉड होता है। मलेशियन फ्रॉड साइबर क्राइम में क्या होता है कि बुजुर्गों को कई बार बच्चों ने अपने स्मार्टफोन लेके दे दिए कि भाई पिताजी को बोले आप बैठे शांति से, रिटायर हो जाइए, आप स्मार्टफोन लेके बैठिए। अब बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद में अपनी पूजा पाठ करके सबको एक आधा गुलाब का फूल भेज देते हैं, जय श्री राम भेज देते हैं, ये बाबा वो बाबा का भेज देते हैं। उनको सुबह सुबह लगता है कि सबको एक आधा राम राम किया जाए, बराबर है, ठीक है। लेकिन डार्कनेट वाले इसका पता लगाते हैं कि ये जो इंसान है ये रोज सुबह 150 लोगों को इस प्रकार की सुबह गुलाब भेज देते हैं, मतलब ये इंसान रिटायर्ड दिख रहा है। और वो क्या करते हैं, उसमें से उनको एक फोन आता है, व्हाट्सएप पे एक फोन आता है, व्हाट्सएप पे फोन आता है, उनसे कहा जाता है कि ऐसा है हम आपको कुछ डांस दिखाना चाहते हैं। अब वो बुजुर्ग इंसान सोचता है यार फ्री में डांस दिखा रहे हैं, उसको पता नहीं रहता उनको कि क्या करना है, ठीक है दिखाइए। तो मलेशिया की लड़कियां रहती है। अब 500,000 बुजुर्गों को अगर उन्होंने डांस देखने के लिए बोला तो क्या होता है कि मलेशिया की लड़कियां हैं, एक आध कोई उसमें बुजुर्ग जो रहते हैं
थोड़े से अपने चलन से अलग भी रहते हैं, तो कहते हैं ठीक है यार, डांस वांस देखने को मिल रहा है, देख लेते हैं। तो वो डांस चालू कर देते हैं। वो डांस पोल डांस रहती है, नग्न डांस रहती है, स्ट्रिप डांस बोलते हैं उसको, वो उनको दिखाते हैं। 2, 5, 10, 15 बार उनको फ्री में डांस दिखाया जाता है। लोग सोचते हैं कि वो जो बाबा जी हैं वो सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन सत्संग नहीं सुन रहे, वो तो मलेशिया का डांस देख रहे हैं सुबह सुबह 9 बजे। अब ये लोग क्या करती है लड़कियां, उनको बाद में बोलते हैं कि बाबा जी अब आपको हमको 5 लाख रुपए देने हैं। बोले भाई किस चीज के? बोले एंटरटेनमेंट के। बोले मैंने तो मांगा ही नहीं एंटरटेनमेंट, मैं काहे के 5 लाख दूंगा? बोले अगर आपने 5 लाख नहीं दिए हमको, हम आपका वीडियो, हमको देखते हुए, नग्न लड़कियों को देखते हुए का वीडियो आपके समाज में और आपके वायरल कर देंगे। अब आप सोचिए 70-75 साल का इंसान जिसके दामन में कभी कोई दाग नहीं लगा, समाज में प्रतिष्ठित इंसान है, रिस्पेक्ट है, अचानक से वो सोचता है कि 75 साल की उम्र में मेरी बेइज्जती कर डालेंगे ये लोग। तो वो क्या करता है, या तो 5 लाख रुपए दे देता है, या कुछ लोग कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं उसमें, क्योंकि समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे बच्चों के 5 लाख भी वेस्ट नहीं होंगे। इस प्रकार की घटनाएं भी होती है। सेक्सटॉर्शन बोलते हैं इसको, सेक्सटॉर्शन। ये बड़ी मात्रा में लॉकडाउन पीरियड से शुरुआत हुई है, और आप संभल के रहिए, जिनको आप नहीं जानते हैं उनके न तो लिंक को आप ओके करिए, और न ही कभी इस प्रकार के किसी फोन से एंटरटेन करिए, वरना आप फंस जाएंगे। तो आप परिवार के अंदर में ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है। जैसे अब आपके बच्चे जो घर में हैं, किशोर अवस्था के बच्चे हैं, युवा अवस्था के बच्चे हैं, इनको स्कूल के बच्चे जो हैं, एक नई किस्म की गेम खेल रहे हैं वो लोग। लेटेस्ट की बात करूं, पबजी तो चल ही रहा है बहुत दिनों से। मैं समय को देखते हुए आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। इसे कहते हैं रेप प्ले। रेप प्ले मतलब क्या? वो गेम के अंदर जाके वर्चुअल रेप, नकली रेप कर रहे हैं। वो गेम में मदर और एक डॉटर है, बेटी है और माँ है, वो बच्चा वहां जाता है और वो मदर को या डॉटर में से एक को चुनना है उसको, और उसका रेप करना है। आप सोचिए उनकी मानसिकता। अगर वो ऑनलाइन में 25-50 बार रेप करता है, तो बाहर निकल के उसकी मानसिक प्रवृत्ति रेप की बनती है। फिर ऑनलाइन में गैम्बलिंग, सेक्स, ये सबसे बड़ी मात्रा में चलती है। तो हमारी युवा जितने भी हैं इंडिया में, ये बड़ी मात्रा में ऑनलाइन में सट्टा गैम्बलिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। और आपको आइडिया भी नहीं आएंगे, आपको लगेगा गेम खेल रहा है वो, पर रम्मी और पोकर और ऐसी कई गेम्स जिनके अंदर में लोगों के घर के 15-15, 20-20 लाख रुपए उड़ाए जा चुके हैं, ये साइबर क्राइम के अंदर में बहुत आ रहे हैं। मॉर्फिंग यानी किसी और का फोटो किसी और के शरीर पे लगाना, इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है अभी ऑनलाइन में। आपकी बच्चियां जितनी भी ऑनलाइन पे टिकटॉक और इंस्टाग्राम के अपने वीडियोस डालती हैं, उसमें हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं जिनमें से चेहरा हटा के नग्न लड़की के ऊपर में फोटो डाल के ट्विटर पे वायरल किया गया है, और सब तरफ में उनकी बदनामी हो गई है। बच्चों को ये पता नहीं है, इसके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है, और उन्हें लगता है कि वो सेफ हैं। जब तक उन्हें जानकारी मिले कई बार लेट हो चुका रहता है। और लॉकडाउन के समय पे 1 लाख नए केसेस साइबर क्राइम के इंडिया में रजिस्टर हुए हैं। 1 लाख नए केसेस, इमेजिन करिए। और अगर हम नागपुर की बात करें, जो लोग नागपुर से हैं, तो पिछले साल 2019 में 3000 साइबर क्राइम के केसेस हुए हैं, 3000। और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स लगा है, नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज है जामतारा के नाम से, अगर आप जामतारा देखेंगे तो आपको एक रियल सिचुएशन इंडिया की पता पड़ेगी कि इंडिया में साइबर क्राइम करने वाले लोग कौन हैं। तो जामतारा एक बिहार में, झारखंड साइड में, वहां पर एक गांव है, और ये गांव में पूरे युवा जितने भी हैं उनको ले लिया गया है, उनको ट्रेनिंग दी गई है, और बड़ी बड़ी वाइड बिल्डिंगों में, बड़े बड़े कांच की बिल्डिंगों में बैठ के ऑफिशियली बैठ के साइबर क्राइम कर रहे हैं, और भारत सरकार से लेकर पुलिस उनको छू तक नहीं पा रही है। कम से कम 10,000 लोग होंगे जो वहां बैठ के फोन करते हैं आपको, आपका ओटीपी फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड जो आपके साथ होता है, वो सब वहां से होता है, जामतारा से होता है। तो ये आपको जो ओटीपी शेयरिंग करने के लिए कहा जाता है कि आपको ओटीपी, आपका कार्ड बंद हो रहा है, आपका सिम बंद हो रहा है, आपका पैन कार्ड आपका आज से बंद हो जाएगा, या पेटीएम का नंबर आपका चेंज हो रहा है, आप ओटीपी दीजिए। आपने जैसे ही ओटीपी दिया उनको, आपके बैंक से पूरे के पूरे पैसे गायब हो जाएंगे। अभी एक नई चीज आ रही है, जब आप कोई सामान बेचने जाते हैं, कोई सामान अगर आपने मान के चलिए सोचा कि मेरे घर का मोबाइल बेचना है या कोई गाड़ी बेचनी है, तो आपको सामने वाला बोलेगा मैं आपको पेमेंट करना चाहता हूं, और पेमेंट करने के लिए मैं आपको एक क्यूआर कोड भेज रहा हूं, तो वो 10 रुपए पहले आपको भेजेगा।
और फिर बोलेंगे अब आप ये QR कोड के ऊपर में, इसके ऊपर में आप आपका मोबाइल रख दीजिए, फिर में आपको पेमेंट मिल जाएगा तुरंत। जैसे ही आपने QR कोड पे मोबाइल रखा, उसकी तरफ से पैसे नहीं आएंगे, जितने पैसे आपके पास बैंक में थे वो उसके पास चले जाएंगे। ये मिलिट्री फ्रॉड के नाम से बहुत फेमस है। ये ज्यादातर आपको बताएंगे कि मैं एयरफोर्स में हूँ, मिलिट्री में हूँ और जम्मू में तैनात हूँ, नागपुर में हूँ, मेरा पोस्टिंग हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, मुझे जाना है, मुझे एक्टिवा बेचना है, ऐसी कई चीजें होती रहती है। तो आपको सतर्क रहना है इस दौरान पे कि बड़े बुजुर्गों के साथ में भी ये समस्या बहुत बड़ी हो रही है। साथ ही साथ बच्चे 5-6 गेम्स खेल रहे हैं। पबजी ये सबसे खतरनाक गेम जो घरों में चल रही है, मैं आपको इस बारे में थोड़ा बताता हूं समय को देखते हुए। फिर मैं जानता हूं आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं तो थक गए होंगे सुन के। तो पबजी के बारे में आपको बताता हूं कि पबजी गेम जो है ये क्या है, इतना क्यों इसके बारे में चर्चा होती है। पबजी में क्या होता है, एक बच्चा अपना हेडफोन लगाता है और गेम के अंदर एंटर करता है। गेम के अंदर जब वो एंटर करता है, एंटर करने के बाद में उसके पास 5-6 दोस्त रहते हैं अपने, जो अलग अलग शहरों से रहते हैं। वो बड़ी उम्र के रह सकते हैं, अंडरवर्ल्ड के रह सकते हैं, गुंडा रह सकता है, डॉक्टर रह सकता है। वो बच्चा 8वीं क्लास का है, लेकिन उसके वहां पर 10 दोस्त और हैं, और वो गेम के अंदर घुसने के बाद वो गन के माध्यम से वहां जाके शूट करता है, किलिंग करता है। किलिंग करना मतलब सर पे मारना, पेट पे मारना, पीछे से और बहुत ही गंदी लैंग्वेज में, बहुत ही एक प्रकार की एब्यूसिव लैंग्वेज में, गाली गलौज की लैंग्वेज में सारे लोग बात करते हैं। अगर आप उनको सुनेंगे बात करते हुए तो आप देखेंगे कि ये कितने खतरनाक लैंग्वेज बात करते हैं। ये बच्चा 8वीं क्लास का वो लैंग्वेज सीखता है, मारता है, किलिंग करता है, और उसके बाहर जब निकलता है वो और अपने माता पिता के साथ जब वो बात करता है और माता पिता बोलते कल से तू नहीं खेलेगा, डांट पड़ती है उसको, तो वो अपने अंदर में वही लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है जो अंदर लैंग्वेज करता है। मन में सोचता है टारगेट, गन लॉक, इनको सर पे अगर शूट कर दूं मेरे पिताजी को, तो इनको मार दूं तो कैसा रहेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, फरवरी के मंथ में लॉकडाउन के पहले मैंने 3 बच्चों को नागपुर में एडमिट किया था। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे कवर स्टोरी आई थी इसकी। 3 बच्चों को एडमिट किया था जो पबजी के कारण से अपने माता पिता का गला काटने को तैयार हो गए थे। और उसमें से एक माता पिता बेचारे घर का दरवाजा बंद करके रूम का बाहर अंदर बैठे रहे, क्योंकि बाहर बच्चा चाकू लेके बैठा था गला काटने के लिए। पबजी का असर इतना खतरनाक है कि उज्जैन के पास एक 16 साल का लड़का जब पबजी में वो हार गया, तो हारने के बाद जोर जोर से चिल्लाया, उसने मुझे हरा दिया, उसने हरा दिया, मैं हार गया, घुटने के बल पे बैठ गया और वहीं उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, स्पॉट पे मर गया। इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, उज्जैन पबजी डेथ। नागपुर में 2 बच्चों ने, एक इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़की और एक लड़का, जनवरी के महीने में, उसकी बात तो अभी 11 डेथ हुई है, लॉकडाउन में 11 पबजी की डेथ हुई है हमारे शहर में। तो वो लोग छत से कूद गए, सुबह 5 बजे हार गए पबजी में और 10 बजे वो छत से कूद गए, क्योंकि पबजी में हारना इन बच्चों को बिल्कुल भी भाता नहीं है और ये सुसाइड कर लेते हैं। पूना में 25 साल का एक आईटी एक्सपर्ट, आईटी कंपनी में काम करने वाला, उससे ब्रेन हैमरेज हो गया। अगर आप देखेंगे पूना टेकी पबजी डालेंगे, आपको पहली न्यूज वही मिलेगी, और लड़का मर गया क्योंकि उसको ब्रेन हैमरेज हुआ। इस प्रकार की घटनाएं पबजी के माध्यम से हो रही है। तो पबजी अकेली गेम नहीं है। जो बच्चे आपको बताते हैं घर में कि नहीं मैं पबजी नहीं खेलता हूं, मैं तो सीओडी खेलता हूं, सीओडी भी वैसी ही गेम है, क्या उसको बोलते हैं कॉल ऑन ड्यूटी। देन दूसरी गेम है साइबर हंटर, वो भी वही गेम है, और फ्री फायर वो भी सेम गेम है। तो ये बच्चे घर में उल्लू बनाते हैं, कहते हैं मैं पबजी नहीं खेल रहा हूं मम्मी, मैं तो सीओडी खेल रहा हूं, मैं तो साइबर हंटर खेल रहा हूं। ये सारी गेम्स जो हैं पबजी के भाई बहन हैं और वैसा ही असर करती है जैसा पबजी असर करती है। छोटे बच्चे जो हैं ग्रैनी खेलते हैं, 6 से 10 साल के बच्चे, उसमें ग्रैनी एक भूतिया है, एक लेडी है जो बच्चों की उंगलियां, हाथ, पैर, आंतड़ियां निकाल देती है। और 6 साल के बच्चे जब स्कूल में आपस में मिलते हैं तो आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि अरे उसने तो मेरी इंटेस्टाइन निकाल दिया, उसने मेरा गला काट लिया, उसने तो मेरा ब्रेन निकाल लिया। इतनी खतरनाक ब्लड वाली बातें करते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं समय के थोड़ा आगे चल रहे हैं, लेकिन जब तक बैकग्राउंड ना बताएं तब तक के एग्जैक्ट टॉपिक पे भी नहीं आ सकते हैं। और इस समय पे लॉकडाउन के पीरियड पे हम कहें कि कोरोना के, लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है, लेकिन कोरोना के समय पे जब ऑनलाइन एजुकेशन चालू है, ये बच्चे ऑनलाइन बैठ के बहुत सारी अलग अलग किस्म की गेम्स खेल रहे हैं, जिसमें रेप वाली जैसी गेमें भी हैं और पबजी वाली गेम्स भी हैं। कई बार जाने अनजाने में किसी ऐसी चीज को ये ओके कर दें जिससे आपका पूरा का पूरा पैसा बैंक से गायब हो सकता है, या आप भी जो बड़े बुजुर्ग और मिडिल एज में बैठे हैं, आपको जानकारी नहीं है, किसी ने QR कोड भेज दिया। कई बार आपको लिंक आता है और आपको कहते हैं कि आपके बैंक में 2 लाख रुपए जमा किया गया है
फ्री लोन। अब कौन देता है फ्री लोन, आप खुद सोचिए, कोई देता नहीं है। लेकिन इंसान चेक करने के लिए कि कहीं सच में मेरे को किसी ने लोन दे दिया क्या, उसको टिक कर दिया। जैसे ही आप उसको टिक करेंगे, लोन मिलेगा नहीं, जितने पैसे हैं वो सब के सब निकल जाएंगे। और ध्यान रखिए, ये पैसे वापस नहीं मिलते हैं, कितना भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डार्कनेट से अदृश्य लोग, जिसे स्कॉटलैंड से लेके गवर्नमेंट नहीं ढूंढ पाती है, जहां से नक्सलिज्म होता है, जहां से आतंकवाद होता है, जहां से ये जिहादी लोग काम करते हैं, ये वो जगह है। इसलिए इसे ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। ये अलग किस्म की कोडिंग से चलते हैं और हैकर्स भी इनको ढूंढ नहीं पाते। एक बार आपका पैसा गया सो गया, शादी के पैसे, परिवार के पैसे, बच्चे के रखे हुए पैसे, सब के सब निकल चले जाएंगे और आप खुद परेशानी में रहेंगे। तो गए कुछ सालों के अंदर में हम लोगों के परिवार श्रिंक होते होते अब ये वर्चुअल दुनिया में, एक मोबाइल की दुनिया में हम लोगों का प्रवेश हुआ है। और 1 घंटा सवा घंटा ये प्रोग्राम के लिए सफिशिएंट नहीं रहता है, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर में। करीबन 100 किस्म के अलग अलग क्राइम्स होते हैं, अलग अलग ऐसी चीजें होती है जो रोजमर्रा में हम लोग की जिंदगी में अपने आंखों के सामने हो जाती है। जैसे अब कोरोना के नाम से आप लोगों को कहा गया कि कोरोना का ये डिटेल भेज रहे हैं, आप उसको टिक करेंगे तो पैसे निकल जाएंगे। पल्स ऑक्सीडोमीटर के नाम से आपको मोबाइल में कई एप्स है, अगर आपने पल्स के नाम से आपने अपनी फिंगर रख दिए, वो आपकी फिंगरप्रिंट ले लेते हैं और वो आपके आधार कार्ड से जोड़ लेते हैं। ऐसी कई घटनाएं हो रही है। तो आप ध्यान रखें, बगैर किसी के भी जानकारी के, बगैर किसी के भी पहचान के, किसी भी चीज को आप टिक ना करें, किसी भी चीज को, लिंक को खोले नहीं, किसी को भी अपनी पूरी जानकारी दे नहीं। बच्चों को अपने घर में बताएं कि सारे अपने फोटोग्राफ्स ये वो सब कुछ न डालें। बच्चों के फोटोग्राफ्स को बहुत ज्यादा ऑनलाइन बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या खरीदा, क्या बेचा, इसको सोशल मीडिया पे डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जब आप किसी एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, चेक इन डालते हैं, चेकआउट डालते हैं, होटल में जाते हैं, चेक इन चेकआउट, ये मत डालिए। किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कहाँ गए थे, कहाँ से आ गए थे। आपकी रेकी की जाती है और आपको लूटने का पूरा प्लान बनाया जाता है। अब चोरों को आपके घर के इर्द गिर्द घूमने की जगह नहीं है, अब वो आपकी मोबाइल के अंदर में रहते हैं। जो क्राइम होता है वो मोबाइल के अंदर होता है, मोबाइल के बाहर नहीं होता है। आने वाला समय, इस वक्त में हर 8 सेकंड में 1.4 मिलियन डॉलर्स की साइबर क्राइम होने वाले हैं। 1.4 मिलियन मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सोचेंगे सेकंड्स की बात कर रहा हूं। इस साल, आने वाले इस साल के अंदर में तो हम लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है। सतर्क रहें, सावधान रहें, घर परिवार को बताएं कि मोबाइल को उतना आसान न समझे। जब तक नहीं पता आपने को, तब तक हम लोग कर रहे थे, अब पता पड़ गया तो हम लोगों ने अपने आप को सावधान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं कि समय को देखते हुए समय ज्यादा भी ले लिया हूं, लेकिन ये टॉपिक काफी बड़ा है शोभा जी, और प्रश्न के लिए मैं ओपन हूं। आप